नमस्कार दोस्तों, मैं भूपत सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का। थंबनेल आपने देख लिया होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है 2024 का, यानी कि अब जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो आने वाला एग्जाम है वो आपका नए पैटर्न पर जो है लागू होगा। ठीक है ना, सिलेबस चेंज हुआ है। अभी फिलहाल में हम समझते हैं कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक, उस प्रीलिम्स में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या कुछ परिवर्तन किया है जो हमारा पुराना सिलेबस था उससे। ठीक है, उम्मीद थी कि कम से कम 5 साल तक सिलेबस चलेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के संदर्भ में। ठीक है, उसका प्रभाव आपको इस जो है नए सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार है। दूसरी बात, अगर परिवर्तन की बात करें, यूनिट 10 की 10 रहेंगी। थोड़ा बहुत फेरबदल है, यूनिट्स के नंबर आगे पीछे किए हैं। एमपी की अगर मैं बात करूंगा तो एमपी का सिलेबस को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल किया है। जैसा कि एमपी के स्टूडेंट्स की हमेशा मांग होती थी कि एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये एग्जाम लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पूछी जाए। ठीक है, तो वही इस सिलेबस में हुआ है। साथ में दूसरा परिवर्तन की बात करें तो जो इतिहास है उसके संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो पहली यूनिट में पहला ही जो चैप्टर बढ़ाया है इतिहास का, वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि भाई भारत की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, भारत की प्राचीन कलाएं हैं, उनके संदर्भ में आपको ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये यूनिट हटा दी, वो यूनिट हटा दी, क्या नया जोड़ा है, क्या हटाया है, एमपी का कितना डाल दिया है, बाकी के सब्जेक्ट्स उसके कंपैरेटिवली कितना कम किए हैं, कितना बढ़ाया है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस गाइडलाइन भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे जो है सिलेबस पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ के या किसी और से सुन के, किसी और से सुन के, किसी और को सुनाते सुनाते बहुत सारा जो है मिसगाइड कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, एक एक स्टूडेंट्स को समझाऊं, उससे अच्छा एक वीडियो लाके जो है चैनल पर डाल देते हैं, तो जो भी बच्चा देखेगा उसको क्लियर समझ में आएगा कि क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यहां हम क्या क्या समझेंगे। सिलेबस सबके पास होगा, तो आप जो बेसिक सिलेबस है वो आप देख ही रहे हैं। अभी केवल मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा, मेंस की बात हम मेंस के टाइम पर करेंगे। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ है, तो जो बेसिक सिलेबस है यानी कि जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है वो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए। नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आपको स्टडी करना है उस बेस पे। तो ये जो नया सिलेबस मैंने बनाया है उसी सिलेबस को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है, यानी कि एमपी वर्सेस अदर सब्जेक्ट के रूप में मैं यहां पर लेकर आया हूं। इससे होगा क्या कि भाई क्या परिवर्तन हुआ है, किसका कितना वेटेज है, ये आपको क्लियर समझ में जाएगा। यानी कि जो एमपी है उसके जो अलग अलग यूनिट्स में जो कंटेंट दे रखा है उस सबको मैंने एक साथ कर दिया है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनिट वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इससे पढ़ने में क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट जाहिर सी बात है यूनिट वाइज तो स्टडी पूरी नहीं कर पाता है। जब एमपी का टीचर आके पढ़ाएगा तो वो जाहिर सी बात है पूरी एमपी ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स जो हैं भूल जाते हैं, कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं, तो ये सब चीजें ना हो इसलिए एमपी को मैंने एक तरफ कर दिया है, बाकी के सब्जेक्ट्स को एक तरफ कर दिया। क्या घटाया क्या जोड़ा ये आप खुद वीडियो देखने के बाद तय कर लेंगे। ठीक है, किसका कितना वेटेज रखा गया है, ठीक है, यानी कि एमपी का कितना है, अदर सब्जेक्ट का कितना है, ये भी आप तय कर लेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैंने जो सिलेबस को अगर ऐड करने की बात करूं तो यही किया है भाई, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 के अंतर्गत, यानी कि जो रिसेंट लैब एग्जाम होगा वो इसी आधार पर होगा। ठीक है, यहां पर अपन बात करेंगे तो एमपी और उसके साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है ना, साइंस इन टेक की बात करेंगे। ये सब चीजों को एक तरफ रखेंगे। पता चलेगा कि कितना प्रतिशत किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, किस विषय से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, मैं यहां पर जो अनुमान लगाऊंगा, यानी कि प्रश्न के भी हम अनुमान लगाएंगे। इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो ये कंपैरिजन, नया क्या आया है, पुराना क्या हटा है, साथ में किसका कितना वेटेज है उसका अंदाजा भी हम लगाएंगे। तो जो एग्जाम पैटर्न जो हमें दिया है, जो सिलेबस दिया है, उसी के अनुरूप में जो है अंदाजा लगाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्टली उतने ही प्रश्न उस विषय से आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग उतने प्रश्न आने की संभावना हम समझते हैं। ठीक है ना, तो इस आधार पर हम बाद में तय करेंगे कि एमपी से कितने प्रश्न आएंगे और दूसरे विषयों से कितने प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेके चलेंगे हम भाई। चलिए, 2024 का पैटर्न है एक तरफ पूरा एमपी, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि एमपी को अच्छा खासा जो है वेटेज दिया है, बहुत सारा जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको कंटेंट, और दूसरे विषय की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज बात करेंगे।
अब कुछ यूनिट्स तो 100% हैं, ठीक है, जैसे एमपी की 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो 100% एमपी दूसरे विषय नहीं है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इसके अलावा साइंस वाला पोर्शन है, ये पूरी की पूरी समर्पित है। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जैसे संविधान वाली यूनिट है, ठीक है, इकोनॉमी वाली यूनिट है, ये यूनिट ऐसी है कि एक यूनिट में ही भारत का भी साथ में पढ़ना है और उसी के साथ में आपको एमपी का पढ़ना है, तो उसको मैंने इस तरीके से जमाया। जैसे एमपी की पहले बात करेंगे तो जो सेकंड यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं उसके जो साहित्य की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा 100% आपका एमपी में ही समर्पित है, यानी कि आपको एमपी के अंदर ये पढ़ना है। इसमें टोटल कितने 9 चैप्टर हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसके अंदर पूरे 9 चैप्टर रहेंगे और 9 के 9 चैप्टर समर्पित हैं एमपी को, यानी कि जब एमपी आप पढ़ेंगे तो उसी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। फिर आती है आपकी फोर्थ यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, जिसमें कि 7 चैप्टर्स हैं और ये 7 के 7 चैप्टर्स आपके एमपी को समर्पित हैं। फिर आती है आपकी 5वीं यूनिट, यानी कि 2 4 फिर आपकी आती है 5वीं, ये एमपी के विषय में पढ़ रहे हैं, एमपी के अंदर क्या क्या पूछेगा, ठीक है। 5th यूनिट की बात करें, इस यूनिट का नाम है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि आपका जो पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, जो संविधान या पॉलिटी आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये उसके संबंध में है। ये वाला जो यूनिट है 5th यूनिट, ये मिक्स है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि भारत और मध्य प्रदेश के संबंध में यहां पर बात की गई है। इसमें टोटल कितने 9 चैप्टर हैं, टोटल कितने हैं 9 चैप्टर हैं। इन 9 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर ऐसे हैं, लास्ट के 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को समर्पित है, यानी कि जो 5वीं यूनिट है उसमें 9 में से 3 चैप्टर एमपी के रहेंगे और बाकी के जो बचे हुए 6 चैप्टर हैं वो आपके इंडियन जो पॉलिटी है उसको समर्पित रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा संविधान आ जाएगा। फिर बात करेंगे 6th यूनिट की, बात करें 6वीं यूनिट बोलती है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये वाला भैया बहुत चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यहां मैं आपको समझा दूं कि जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है पहले से अब में जो है आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। विजनरी कर दिया है, विजनरी का मतलब पहले हम फैक्ट की बात करते थे, ठीक है, जो बेसिक इकोनॉमी होता था उसको समझते थे, उसको पढ़ते थे और थोड़ा बहुत करंट के माध्यम से लेके हम चलते थे और हमारा काम हो जाता था, ठीक है। अब ये इस तरीके से है जैसे यूपीएससी वाला जो स्टूडेंट होता है, आपको पता होगा कि एमपीपीएससी, ठीक है, या किसी भी स्टेट सर्विस का जो स्टूडेंट होता है और यूपीएससी के स्टूडेंट होता है, उन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, फैक्ट पर बात करेंगे, पॉइंट्स पर बात करते हैं। लेकिन यूपीएससी की अगर बात करें तो वहां पर डिस्क्राइब करते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन पर बात करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सोच लगा के चीजों, यानी कि विजनरी तरीके से जो है स्टडी करते हैं। तो यहां पर भी जो परिवर्तन इकोनॉमी वाले पोर्शन में क्या होगा, विजनरी टाइप होगा। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे आपको लगेंगे, ठीक है, कि जो आपके बेसिक से थोड़ा हटके हैं, ठीक है, यानी कि आने वाले समय को दर्शाने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं रखा गया है। और मेंस में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विजनरी टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं कि भाई आगे चल के क्या होगा, आगे चल क्या होगा। जैसे इकोनॉमी में आप देखोगे तो कंपैरिजन, पहला चैप्टर ही कंपैरिजन का रख दिया इन लोगों ने कि भाई जो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो भारत की वर्तमान स्थिति के बीच में, उसके बीच में कंपेयर करके आपको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ा गया है। तो जो आपका 6th यूनिट है, यानी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था वाली यूनिट है, उसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत कम किया है और आपकी एमपी की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब विशेष दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट मतलब जो अभी तैयारी करने के लिए आए हैं, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या अंडर ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों में यहां पर क्या फर्क देखने को मिलेगा। तो जो अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा है उसको यहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, जो पुराना ओल्ड स्टूडेंट है उसको यहां पर थोड़ा सा नुकसान होगा, ठीक है ना। नुकसान क्या है कि भाई विजनरी स्टार्ट करना है, यानी कि दोनों को बराबरी से स्टार्ट करना है। जो पहले हमने चीजें रट रखी हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ काम शायद ना आए, शायद, ठीक है, हो सकता है प्रश्न बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन नए स्टूडेंट को यहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराना जो स्टूडेंट है उसका बेसिक क्लियर है। बेसिक इकोनॉमी जो होती है ना, जीडीपी, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ये पुराने स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो उसको केवल नया पढ़ना है। लेकिन जो नया स्टूडेंट आएगा वो अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस केवल पढ़ेगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन उसको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है और मेंस के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ना है तो यहां उसको बेसिक नॉलेज चाहिए होगा। इसलिए आपको जो पुराना इंडियन इकोनॉमी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बेसिक टॉपिक जो हैं वो न्यू स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। बाकी
यहां पर सब कुछ बराबर हो जाएगा, पुराना स्टूडेंट नया स्टूडेंट, उसके लिए जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो क्वेश्चन लगभग समान रहेंगे, यानी कि पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 8th यूनिट की बात करें तो यहां समसामयिक घटनाओं की बात की गई है। समसामयिक घटनाओं में 3 प्रकार के हैं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, यानी कि मध्य प्रदेश का। जाहिर सी बात है एमपी के संदर्भ में केवल एक पॉइंट रहेगा, यानी कि 3 चैप्टर से केवल एक चैप्टर रहेगा, यानी कि सिंपल सी बात करें तो भैया मध्य प्रदेश के अंदर जो करंट अफेयर रहेगा वो आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के संबंध में यहां पर प्रश्न आपके एमपी से पूछेंगे, भारत से पूछेंगे, विश्व स्तर पर पूछेंगे। कितना पुराना करंट अफेयर पूछा जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई कमेंट कर सकता है कि 1 साल पुराना पूछे, 2 साल पुराना पूछे या 5 साल पुराना पूछे, यहां पर कहीं भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जो पुराने एग्जाम्स देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाते हैं उनमें कि भाई काफी पुराना जो है यहां पर कंटेंट आपसे पूछ लिया जाता है। फायदा क्या हुआ, ठीक है, कि जीए जुड़ गया है, यानी कि जनरल अवेयरनेस जुड़ा है, यानी कि लगभग करंट से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जीके हट गया है। ठीक है, जो हम जीके पढ़ते थे कैसे, जैसे सपोर्ट क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के संबंध में जब हम पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे भैया, ग्राउंड कितना बड़ा है, जीके में पढ़ते हैं ना कि क्रिकेट के स्टेडियम में ग्राउंड कितना होता है, बॉल का वजन कितना, बैट कितना वजनीला होना चाहिए, फलाना ठिकाना, ये जो पुरानी चीजें थी वो यहाँ पर हटाकर सिर्फ उनने करंट कर दिया। अब स्टेडियम वगैरह पूछ सकते हैं, हाँ, अगर कोई रिसेंटली कोई मैच हुआ है जिस स्टेडियम में हुआ है, जाहिर सी बात उस स्टेडियम के बारे में करंट के संदर्भ में से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो समसामयिक की घटनाएं जो है 3 स्तर की रहेंगी। ठीक है, एक स्तर एमपी का रहेगा, 2 स्तर रहेंगे भारत और एक रहेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर। और यूनिट 10 जो इसमें जोड़ दी, यूनिट 10 में क्या था, आयोग था, याद रखना, वो आयोग हटाकर ऊपर कर दिया है। ठीक है, और यूनिट 10 को नया यूनिट बना दिया, जनजाति वाला बना दिया है। ठीक है ना, यहां पर भी जनजातियों के संबंध में प्रश्न बनेंगे, यहां से बनेंगे। अब जनजाति वाले चैप्टर में 5 चैप्टर जोड़े गए हैं और ये पांचों चैप्टर काफी डिटेल में है, यानी कि जब मध्य प्रदेश आप पढ़ेंगे, एमपी जी के आप पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना जनजाति वाले पोर्शन को विशेष तौर पर आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये यहां भी काम आएगा और ये आपके मेंस में भी काम आने वाला है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना तो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो ये आपका टोटल रहेगा एमपी का पोर्शन। जब आप एमपी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपका टीचर आपको एमपी पढ़ाएगा, तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना रहेगा, याद रखना। ठीक है ना, करंट भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पहले पढ़ते थे उससे आपको प्लस ही पढ़ना रहेगा, उससे कम आपको नहीं पढ़ना, ज्यादा ही पढ़ना रहेगा। जब इसको और चैप्टर में डिवाइड करोगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं अपने पढ़ाने की तो लगभग 52 चैप्टर्स होंगे, उसमें आपका पूरा एमपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको एमपी डिटेल में पढ़ना है तो 52 चैप्टर के लगभग आपको जो है यहाँ पढ़ने होंगे, तब जाके आपका पोर्शन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, एमपी का कंप्लीट ही। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न आएंगे लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सबका कैलकुलेशन करेंगे कि अंदाजन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग वाकई में प्रश्न बनाए जाते हैं तो एमपी से कितने बनेंगे और दूसरे विषयों से कितने प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, वो लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें पहली यूनिट दे रखी है भारत के इतिहास। ठीक है, पुराने सिलेबस में देखा जाए तो यूनिट आगे पीछे कर दी है ना, पहली यूनिट एमपी की थी, अब भारतीय इतिहास की कर दी। ये सेपरेट पूरी 100% समर्पित रहेगी इंडियन आपके हिस्ट्री को, जिसमें टोटल कितने 6 चैप्टर हैं, इसमें एक चैप्टर प्लस भी किया है। ठीक है ना, एक चैप्टर प्लस किया, घटाया कुछ भी नहीं है, एक नया चैप्टर इसमें जोड़ दिया है जो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में रहेगा। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी यूनिट, इसमें है भैया भारत का भूगोल। क्या है, भारत का भूगोल। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर रहेंगे जो भारत के भूगोल के संदर्भ में रहेंगे। हाँ, आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या जोड़ा क्या घटाया, तो उसमें हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भैया जो वर्ल्ड ज्योग्राफी था वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से हटा दिया है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जिनका संबंध आपके भारत से रहेगा। ठीक है ना, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत ही वो चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जनरली जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लेते थे। क्लियर। 5वां यूनिट आपका क्या है, तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था, जैसा कि हमने यहां देखा था, जिसमें एमपी भी आएगा। ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश की है। ठीक है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो एमपी वाला पोर्शन हमने देख लिया। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 में से हमने क्या देखा था कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 3 चैप्टर एमपी के हैं। ठीक है, वहां की 5+1 चैप्टर जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, भारतीय संविधान के। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो टोटल 6 बचे, तो 6 में से 5 रहेंगे भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के, जो कि पहले भी थे, और एक आपका कौन सा जो पहले यूनिट 10 था। यूनिट 10 में जो आयोग हुआ करते थे, जो कमीशन हुआ करते थे, वो कमीशन सारे के सारे इसमें डाल दिए एक चैप्टर बना के। ठीक है,
तो जो पुराने सिलेबस में एक यूनिट हुआ करती थी वो अब 5वीं यूनिट का मात्र एक चैप्टर रह गया है। तो यानी कि कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि सर आयोग हटा दिए हैं, तो आपको बता दूं आयोग नहीं हटाए हैं। आयोग के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाए, लेकिन आयोग आपको पूरे पढ़ने रहेंगे। पहले मेंशन किया था, सारे आयोगों के नाम मेंशन कर दिए थे। अब इसमें केवल क्या लिखा रहेगा उसमें, जब हम देखेंगे आगे चल के कि जो संवैधानिक है, ठीक है, और जो सांविधिक है, उन दोनों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट 6 की बात करें तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। 9 चैप्टर है टोटल। 9 में से 3 चैप्टर आपके इंडियन इकोनॉमी पर रहेंगे, बाकी 6 चैप्टर हमने देख लिए थे कि आपके एमपी की इकोनॉमी को समर्पित किए गए हैं। ठीक है, तो 6वीं यूनिट में आपकी इकोनॉमी रहेगी। भारतीय इकोनॉमी के केवल 3 चैप्टर यहां पर रहेंगे। जो पुराना बेसिक हम पढ़ते थे वो लगभग इससे हटा दिया है, ठीक है ना, और नई चीजें इसमें जो है जोड़ दी हैं। 7th यूनिट की बात करेंगे तो वही आपका साइंस वाला पोर्शन, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य के संबंध में रहेंगे। इसमें 6 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 में से 6 आपके जो है विज्ञान के चैप्टर होंगे, 2 आपके पर्यावरण के चैप्टर हैं और 2 आपके किसके रहेंगे, स्वास्थ्य के संबंध में आपके चैप्टर रहेंगे। 8वीं यूनिट समसामयिक की घटनाएं, तो एक मध्य प्रदेश के संदर्भ वाली हमने देख ली, और यहां पर कौन सी रहेगी, राष्ट्रीय यानी कि भारत की, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो करंट की घटनाएं घट रही हैं। और 9th यूनिट आपका कौन सा है, वही आईटीसी वाला आपका चैप्टर जो रहेगा, ठीक है ना, सूचना संचार एवं जो प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर रहेगा। इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये कुल मिला के इस प्रकार यूनिट्स हैं, यानी कि कुछ यहां पर समर्पित हैं, कुछ जो है अदर सब्जेक्ट को समर्पित हैं। तो जाहिर सी बात है, देखने से क्लियर हो रहा है कि जो एमपी का वेटेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इस बार और उसको जो है बढ़ा दिया गया है, घटाया कुछ भी नहीं है, बस बढ़ाया ही है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एमपी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो एमपी को समर्पित है 100%। ठीक है, सेकेंड यूनिट क्या बोलती है, मध्य प्रदेश का इतिहास, यानी कि जो एमपी की जो हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री रहेगी, मिडाइवल रहेगी, और आपकी मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट इसके अंतर्गत आएगी। और इसके अलावा जो संस्कृति है और इसके अलावा जो साहित्य है उनकी यहां पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो भाई इतनी सारी चीजें जो आपकी एमपी की रहेंगी वो आपको दूसरी यूनिट में कंप्लीट करना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना है वो, और जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके मिडाइवल पीरियड में, ठीक है, और उसके अलावा मॉडर्न पीरियड में जो आपके अलग अलग जो राजवंश रहे हैं, ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। और साथ में इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके संदर्भ बात करेंगे। यानी कि जो तीनों पोर्शन का जो हिस्ट्री है कंप्लीटली यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है भैया, ठीक है, तो यानी कि 1857 से लेके भारत की जो स्वतंत्रता हुई है 1947 तक, जो अलग अलग जो आंदोलन किए गए उन आंदोलन में जो मध्य प्रदेश है उसका क्या सिस्टम रहा है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं आराम से। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला की बात करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं उनकी बोलियों की बात करेंगे। अब ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये यहां भी दे रखा है, और ये चैप्टर आपको कहां 10वीं यूनिट में देखने को मिलेगा। यहां कैसा दे रखा है, जैसा हम अभी तक पढ़ते हुए आए थे। 10th यूनिट जब उसको डिटेल करेंगे तो उसमें जो जनजातियों वाला पोर्शन है उसको विशेष तौर पर, क्योंकि यहां हम कैसा पढ़ते थे, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, और जो थोड़ा बहुत डिटेल था भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू, ये वो सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके जो हम आधा आधा पेज में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब जनजातियों का विशेष टॉपिक दे दिया है, तो उसके संबंध में और आपको डिटेल में जाके उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक जो डिटेल हम पढ़ते आज तक पढ़ते हुए आए हैं वहीं से प्रश्न बनेंगे कि कौन सी जनजाति है ना, कौन सी जनजातियों में क्या आबादी है, कौन कौन सी बोलियां चलती हैं, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा भैया जो प्रमुख त्योहार है मध्य प्रदेश के, याद रखना जनजातीय त्योहार, और ये सब तो आएगा 10th यूनिट में। यहाँ मध्य प्रदेश के जो लोकल त्योहार मनाए जाते हैं, जो लोक संगीत गाए जाते हैं, लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य हैं, इनके बारे में यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे पहले भी पूछा जाता था। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, जो साहित्यकार रहे हैं, पहले भी हमने पढ़े हैं, अभी भी हम इनको पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल हम पहले पढ़े हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल हमने पढ़े हैं। सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक जो स्थल हैं वो अब आपको नए तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से सांस्कृतिक स्थल बनाए गए हैं और जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको ऐड किया है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं, खासकर जब मैंने एमपी पढ़ाया,
तो उसमें जब मैंने पढ़ाया था मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, ये टॉपिक था, उसमें मैंने बाकायदा स्पेशली बना दिया था कि भैया मंदिरों वाले अलग पोर्शन थे जो कि धार्मिक में जाएंगे, सांस्कृतिक अलग कर दिए थे, पुरातात्विक अलग कर दिए थे, और इसके अलावा अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनको मैंने अलग कर दिया, जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं उनको मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि प्रश्न वहां से भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर नॉर्मल भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार स्पेशली इसको हाईलाइट किया है। तो हाईलाइट किया मतलब जाहिर सी बात है यहां से प्रश्न कंफर्म बनेगा ही बनेगा, हो सकता है एक से अधिक प्रश्न बने, और यह भी हो सकता है कि जो बेसिक प्रश्न बनते थे उससे ज्यादा डिटेल में पूछ लिए जाएं। ठीक है, यानी कि जब धार्मिक ये विश्व धरोहर स्थल पढ़ेंगे, जैसे भीमबेटका की गुफाओं को पढ़ोगे, खजुराहो को हम पढ़ेंगे, ठीक है, सांची को हम पढ़ेंगे, ओरछा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ग्वालियर शहर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। हो सकता है अंदर से या डिटेल में से प्रश्न आपसे पूछ ली जाएं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जाहिर सी बात है अब यहां व्यक्तित्व याद रखना, दो तरीके से पढ़ेंगे, जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जो नॉर्मल है वो भी, और वो जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है, तो उस रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या था, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, अब प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे। इसको दो पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक जनजातीय व्यक्तित्व वो जो जैसे जो कलाकार हैं या जिन्होंने जनजाति के लिए कुछ खुद को समर्पित किया है, कुछ काम किए हैं, वर्तमान में किसी को कोई पुरस्कार मिला है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। दूसरे जनजातीय व्यक्तित्व वो होंगे जो कि आंदोलनों से संबंधित रहे हैं, उनको भी यहाँ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि आपकी 10वीं यूनिट में हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जनजातीय व्यक्तित्व को अधिक से अधिक पढ़ना है। फिर आपकी आती है 4th यूनिट, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है। टोटल 7 चैप्टर्स में दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आप एमपी का जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं इसमें 7 चैप्टर आपके दे रखे हैं। क्या है, वनोपज, नदियां, पहाड़, पठार, जाहिर सी बात हम वैसे भी पढ़ते ही हैं, अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, वैसे भी पढ़ते हैं, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, इसको हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, इसमें प्रमुख खनिज संसाधन आते थे। ठीक है, अब इसमें मिट्टियां भी ऐड कर दी। अब आप बोलेंगे मिट्टियां तो सर हम वैसे भी ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। मिट्टियों को हम कैसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफिक संदर्भ पढ़ते हैं कि काली मिट्टी का कितना वितरण है, लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा वितरण है, ये हो गई नॉर्मली। अब प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। प्रमुख फसलें, ठीक है, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, जो कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं, वो अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, स्रोत जो होते हैं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व और नगरीकरण, ये नए जोड़ दिए गए। ठीक है ना, तो हम क्या है, जनसंख्या को पढ़ते ही हैं, ठीक है, वृद्धि दर वगैरह हम पढ़ते ही हैं, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन के संदर्भ में हम जनगणना को पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे, साथ में वितरण घनत्व और साथ में नगरीकरण को जो है मेनली यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो इसके संदर्भ में विशेष तौर पर हमें जो है पढ़ना होगा। अब जाहिर सी बात है 2011 के आंकड़ों के साथ में पढ़ना होगा, यहाँ थोड़े से नए करंट के पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड कर देने पड़ेंगे ताकि की आसानी आपको समझ में आसानी से। ठीक है, इसके अलावा 5th यूनिट है, ये मिक्स यूनिट है, आपको पता है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में से आपको पता है कि कैसे अपन ने डिवाइड किए हैं कि 5 चैप्टर इंडियन पॉलिटी के आएंगे, ठीक है ना, एक आपका चैप्टर आपका कौन सा है, आपका जो है कमीशन वाला है, ठीक है, और बाकी के 3 आपके एमपी वाले रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये डिवाइड रहेगी 5वीं यूनिट। तो यहां पर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। यानी कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है इंडियन पॉलिटी में हम स्टेट के बारे में भी पढ़ते हैं, उस स्टेट के बारे में हमें एमपी का जो है अपडेट करते जाना है सब कुछ। ठीक है ना, तो आपका एमपी का कवर हो गया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो है ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, जनपद पंचायत होती है, जिला पंचायत होता है, ये वाला पोर्शन आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। ये आपके मेरे ख्याल से व्यापम के एग्जाम में भी ये काम आता है स्पेशली। और मध्य प्रदेश सुशासन यानी कि अभिशासन की बात करेंगे, ये भी आपको जो है गुड गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है आपको विशेष तौर पर पढ़ना है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली नया जोड़ा गया है गुड गवर्नेंस के बारे में। ठीक है ना, या गवर्नेंस सिस्टम जो चलता है हमारे यहाँ पर, उसके संदर्भ में विशेष पढ़ना है, ये नया जोड़ा गया है, आगे ये भी क्लियर कर दूंगा मैं।
इसके अलावा 6th यूनिट की बात करें, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मैंने जैसा बताया था इकोनॉमी, 9 टोटल चैप्टर हैं इकोनॉमी के। 9 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी को समर्पित हैं और 3 दूनी 6 चैप्टर आपके एमपी के इकोनॉमी को समर्पित किए गए हैं। तो जो नया बच्चा है वो इकोनॉमी का जो बेसिक है वो जरूर पढ़ ले, तब जाके आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ लेंगे तो उनका काम बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है भैया, इसको कंपैरिजन करके आपको बताना होगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो कौशल है इसके संदर्भ में आपको पढ़ना है, पुराना ही चैप्टर है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, ठीक है, अधोसंरचना विकास, ये सारी चीजें आपको जो है इसमें पढ़नी है। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिले एक उत्पाद, ठीक है, जैसा कि मैप के साथ में पढ़ सकते हो भाई कौन से जिले में कौन से उत्पाद को दिया गया है या कौन से जिले का जो है मुख्य उत्पाद कौन सा बनाया गया है, ठीक है। ये मैप जारी हुआ था, हर स्टूडेंट के पास मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। 52 जिले के साथ में इसको जारी किया था, 3 जिले रिसेंटली बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी उत्पाद मिल जाएगा, तो उसको उसमें ऐड जरूर कर देना। तो ये आपका जो हो जाएगा कि कौन सा जिला किस उत्पाद के नाम से पहचाना जाता है, याद रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करेंगे, यानी कि आपको आईपीआर भी स्पेशली यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये नई चीजें इसमें जो है ऐड की है इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने बता दी है कि बेसिक जरूर पढ़ लेना, बेसिक के साथ में चीज आसानी से समझ में आएगी और साथ में विजनरी तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। विजनरी तरीके से पढ़ोगे तो ही यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे आपको फैक्ट याद रखना, 55 फैक्ट तो केवल इसी के हो जाएंगे आपका, ठीक है ना, एक जिला एक उत्पाद से। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अलग पॉइंट आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत मेहनत इस बार करनी है। जाहिर सी बात है जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको कंपैरिजन करोगे तो नया सिलेबस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 8वीं यूनिट आपको पता है, ठीक है, करंट अफेयर है, तो एमपी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 10वीं यूनिट है जो कि 100% समर्पित मध्य प्रदेश की कर दी गई है। पहले इसमें आयोग थे, अब इसमें एमपी को जोड़ दिया। इसमें टोटल 5 चैप्टर रखे गए हैं, ठीक है। और टोटल मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित रहेगा, यानी कि इसमें केवल जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो जनजातीय विरासत क्या है, उनकी लोक संस्कृति और लोक साहित्य उनके क्या क्या है। 5 चैप्टर हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, यानी कि कौन सी जनजाति कहां पर रहती है, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती है। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, हालांकि मैंने जब जनजाति पढ़ाई तो संवैधानिक प्रावधान साथ में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो वो अब क्लियर पढ़ लें, क्योंकि ये स्पेशली हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो भैया संवैधानिक जो प्रावधान है वो भी आपको पढ़ना है। ये कमीशन जब पढ़ते हैं ना तो उसमें भी पढ़ा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जाहिर सी बात है पहले चैप्टर में भी ये पढ़ना है और यहाँ स्पेशली पढ़ना भी है कितनी जनजातियां हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति, इनको अलग हाईलाइट करना होगा। घुमंतु जनजातियां हैं उनको अलग हाईलाइट करना होगा। और जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं को यहाँ पर आपको स्पेशली पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसमें उनकी जो परंपराएं हैं, कौन सी जनजाति में कौन कौन सी परंपराएं चलती हैं, ठीक है ना। देखा होगा जन्म के समय कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं, मृत्यु के समय परंपराएं होती हैं, शादी के समय अलग अलग परंपराएं अलग अलग जनजातियों में निभाई जाती हैं। ये सब चीजें आपको पढ़ना है। उनकी विशिष्ट कलाएं, यानी कि कौन सी जनजाति की कौन सी प्रमुख कलाएं हैं, कौन सी जनजाति कौन से त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, कौन सी जनजाति कौन सी भाषा और कौन सी बोली बोलती है, और कौन सी जनजाति के संबंध में कौन से साहित्य हैं, उन सब के विषय में आपको स्पेशली पढ़ना है। यानी कि एमपी पढ़ोगे तो जनजाति वाले पोर्शन को बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट करके पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जो चौथा चैप्टर दे रखा है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। मैंने जैसा आपको बोला था कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, उसके साथ में जनजातियों का क्या योगदान रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति समूह है उनका क्या योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। साथ में राज्यों के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जैसा मैंने आपको बोला था कि प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व पढ़ना है जो वर्तमान में है उनके बारे में, साथ में जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जो योगदान दिया उसके संबंध में। और मध्य प्रदेश में जनजातियों के संबंधित प्रमुख संस्थान, ठीक है ना, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है एमपी में है जो जनजातियों संबंध में है, कौन से संग्रहालय हैं भैया, यानी कि जो म्यूजियम है वो, और कौन से प्रकाशन हैं उनके बारे में आपको जो है पब्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो विशेष जनजातियों के संबंध में ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को साथ में इसमें जो है साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कल्चर वगैरह की बात कर रहा है ये। तो यहां पर आपका जो है कंप्लीटली एमपी खत्म होता है। इतना सारा डिटेल आपको एमपी में पढ़ना है। मैंने बताया अगर इसको चैप्टर्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, जब एमपी आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप अलग अलग जो है इसको पोर्शन बनाओगे, हिस्ट्री का अलग बनाओगे,
ठीक है, पॉलिटी का अलग बनाओगे, इकोनॉमी का अलग बनाओगे, ज्योग्राफी का आप अलग बनाओगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का अलग बनाओगे, ठीक है ना। जब इतना सारा बनाओगे तो इसमें आपको जो टोटल चैप्टर पढ़ेंगे लगभग 52 के समथिंग या 55 के समथिंग जो है चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके आपका एमपी का सिलेबस कंप्लीट होगा प्रीलिम्स का। हाँ, उसका बेनिफिट आपको मेंस में प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो इसमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न जब स्पेशली इतना हाईलाइट किया तो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कंफर्म समझना। अब बात करेंगे अदर सब्जेक्ट की, यानी कि एमपी के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी भारत का इतिहास, ठीक है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को पूरी 100% समर्पित है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स याद रखना वही पुराने हैं जो पुराने सिलेबस में थे। एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर क्या है, बढ़ा दिया गया है। पहला चैप्टर जो नया जोड़ा है कौन सा है, उसमें क्या क्या है, संकल्पना एवं विचार की बात की है, ठीक है ना, कि भाई ये जो भारतीय इतिहास में जो कॉन्सेप्ट और आइडियाज हैं, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास अगर पढ़ा है उसमें बात होती है कि जो इतिहास है वो क्या है, जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जैसे कि मध्यकाल तक पढ़ते हैं तो कुछ अलग साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, लेखा वेखा जो मिलता है। प्राचीन में अगर देखोगे तो भैया लेखन पद्धति नहीं थी, तो क्या मिलते हैं, पुराने जो चीजें मिलती हैं, मन के वगैरह मिलते हैं, उनमें साथ में कुछ अवधारणाएं हमारी तरफ से जोड़ी जाती हैं, ठीक है। इतिहास में क्या होता है, जो सबूत मिले हैं वो प्लस साथ में हमारी कुछ अवधारणाएं जोड़ दी जाती हैं, उनके साथ में कुछ हमारे आइडियाज या विचार जोड़ दी जाते हैं, उनके साथ में हम इतिहास बनाते हैं। इसमें क्या है भैया, पहली यूनिट के जो पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास की जो ज्ञान परंपरा रही है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं ना कहीं जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, एंशिएंट कल्चर है, प्राचीन जो संस्कृति है, उसको यहां स्पेशली हाईलाइट किया गया है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आपने देखी होगी अगर पढ़ी है तो उसमें इन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। इसमें कुछ विवाद भी हुए थे, डिबेट भी चलते थे कि भैया इसमें मुगलों को कम कर दिया, मुगलों को हटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वो विवाद अपनी जगह है। लेकिन हाँ, भारतीय संस्कृति को बहुत हाईलाइट किया है नई शिक्षा नीति में, और उसी का आपको असर कहां देखने को मिलेगा, हमारे नए सिलेबस में देखने को मिला कि यहां भी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की है। और इस बात पर भैया आयोग को सैल्यूट भी देता हूं मैं कि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाणक्य ने एक बार कहा है कि भाई अगर कोई राज्य है जो पराजित भी हो चुका है तो वो राज्य तब तक पराजित नहीं माना जाएगा जब तक उस राज्य में उसकी पुरानी संस्कृतियां जीवित हैं, ठीक है, उनकी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। और ये आप इतिहास अगर पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जिनमें दूसरे देश के लोगों ने अटैक किया और वहां की विरासत, संस्कृतियों को, कलाओं को नष्ट कर दिया, तो आज वो अपनी मुख्य संस्कृति को खो बैठे, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन भारत में प्राचीन समय से इतने मुगलों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए, कोशिश की गई भारतीय संस्कृति को निस्तनाबूद करने की, मिटाने की, पर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं खत्म नहीं हो सकी। इसलिए आज भी भारतीय परंपराओं का वजूद बाकी है, हिंदुत्व या सनातन जो यहाँ की मुख्य संस्कृति वो बची हुई है, साथ में जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति आज भी जीवित रूप में देखने को मिलेंगी, इतने आक्रमण होने के बाद भी। कारण क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ भी किया हो लेकिन अपनी संस्कृति को बचाए रखा, अपने इतिहास को हमेशा बचाए रखा, और वो जो परंपराएं जो हमारी बची रही वो आज भी लोग निभाते हैं, जिसके कारण हम कभी पराजित हुए ही नहीं, ठीक है। वहीं दूसरे जैसे पर्शिया को देखो आप, पर्शिया पर आक्रमण हुए, पर्शिया खत्म हो गया, अब आप ढूंढ के दिखाओ मैप में कहाँ पर्शिया, पर्शियन लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रांस में भी एक बार अटैक हो चुका है, कुस्तुनतुनिया पर जो आक्रमण हुआ था उसके पहले फ्रांस में हुआ था, फ्रांस हार गया था, लेकिन परंपराएं बची रही और आखिरकार फ्रांस ने दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर अटैक हुआ तो पूरी तरह पर वो संस्कृतियां समाप्त कर दी गई। मिस्र की संस्कृतियों को आप देख लो, समाप्त। ऐसी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो संस्कृतियां भूल गए, वो समाप्त हो गए, पूरी तरह पराजित हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति बची रही। इसलिए वर्तमान संदर्भ में संस्कृति को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि कि आगे हम इसके साथ में जो है तरक्की कर सके और हमारे जो वजूद है हजारों साल पुराना वो हमारा बचा रहे। तो इसी के संदर्भ में जो एक चैप्टर यहां पर जो जोड़ा है, और बहुत अच्छा चैप्टर जोड़ा है, कि प्राचीन भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं, भारतवर्ष क्या है, भारत में वेद, ये पहले भी हम पढ़ते थे ना, इसमें वेद, पुराण, अरण्यक, एक एक दो दो लाइन में आपने पढ़ा होगा। 4 वेद हैं, ठीक है, 18 पुराण है, फलाना है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, उसमें कुछ फैक्ट पढ़ लिए, रट लिए और हो गया। लेकिन अब स्पेशली हाईलाइट किया तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वेदों के बारे में, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, षड दर्शन, स्मृतियां, ठीक है, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, ठीक है। अब गणतंत्रों की बात करते हैं, लोग बोलते हैं भाई अमेरिका बना पहला, उसके बाद से चालू हुए, नहीं भाई, भारत में संस्कृति में पहले भी रह चुका है, प्राचीन से प्राचीन संस्कृति में आपको देखने को मिलेगा। वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्णाश्रम जो थे, पुरुषार्थ,
ठीक है। इसके अलावा ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ या जो यज्ञ कर्म होते हैं वो, ठीक है ना, बोधिसत्व, तीर्थंकर जो हमारे हैं जैनों के संबंध में, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो प्राचीन चीजें हैं उनके संदर्भ में भी आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा हो सकता है न्यू स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सके, पुराने बच्चे जो पुराने हिस्ट्री पढ़ रखे हैं, रट रखे हैं, उसके अलावा एक नई चीज जुड़ गई है, पढ़ने में काफी मजा आता है, पढ़ने में बहुत आसान है ये चीज। ठीक है, इसके अलावा सारे सारे पुराने चैप्टर्स ही हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि प्राचीन भारत जो आप पढ़ते आए हैं और मध्य भारत जो पढ़ते आए हैं उसी रूप में पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है लेकिन कि प्राचीन और मध्य भारत से अब प्रश्नों की संख्या कम करके यहां से थोड़े से प्रश्न जो है बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक रूप से भी आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, ठीक है, पर्व उत्सव जो भारत में मनाए जाते हैं उनके संदर्भ में पढ़ना है। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए उनके संबंध में पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो जो हुए, ठीक है, गांधीज्म इसमें पढ़ेंगे, 1857 से लेके 1947 तक जो हुए हैं वो सारी चीजें। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो एकीकरण एवं पुनर्गठन हुआ है उन चीजों को भी पढ़ना है। यानी कि 47 के बाद का जो इतिहास रहा है खासकर पुनर्गठन का, यानी कि 47 में जब भारत बना था उसका स्वरूप क्या था, उसके बाद जो वर्तमान में जो कंडीशन है, कितने राज्य हैं, कितने जो है आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे कब बनी, किसको किससे अलग किया गया, कौन कौन से उसमें आंदोलन हुए। ठीक है, खासकर 1947 के बाद से लेके, ठीक है ना, जो आपका जो मुद्दे बने थे, विशेषकर आपका कश्मीर, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो जूनागढ़ रियासत, भोपाल रियासत, ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद रियासत, ये 4 रियासतें जो बहुत विशेष रूप से अलग हो रही थी, पाकिस्तान में मिलने की मांग कर रही थी। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर सीधी सी बात है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको डीपली स्टडी करना है, उनका जो नेतृत्व में जो एकीकरण किया गया उसको स्टडी करना है, और उसके बाद जो फिर वर्तमान स्थिति तक भारत रहा है, जो इतने राज्य बने हैं, ठीक है, 370 धारा हटाई गई, जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर जो है 2 यूटी में तोड़ दिया गया, ये सारी चीजों को आपको यहां पर पढ़ना होगा। तो ये आपका रहेगा इतिहास। ठीक है, यानी कि प्राचीन परंपराओं से लेके जो वर्तमान स्थिति है तब तक का इतिहास आपको इसमें पढ़ना होगा, डिटेल में जाना है आपको। तीसरा है भारत का भूगोल। ठीक है, 7 चैप्टर है। पहले जो होता था इसमें भैया भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल और आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ करता था, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां पर हटा दिया, भारत का भूगोल सेपरेट है, एमपी का भूगोल हम देख चुके हैं। 7 चैप्टर रहेंगे भारत के भूगोल से, यही आपका रहेगा जो आप कॉमन पढ़ते हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, झीलें, ठीक है, जलवायु घटना, अल्नीनो, लानीनो, हाँ ये चीजें कई बार हम पढ़ते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है, और भारत में उसका थोड़ा बहुत आकलन कर लेते थे। लेकिन अब ये अल्नीनो, लानीनो, दक्षिण दोलन, पश्चिम विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन परिणाम, ये सब चीजें आपको जो पढ़ना है ये स्पेशली भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो आते हैं इनका प्रभाव भारत में क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ये सब पढ़ना है। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियों के बारे में आपको पढ़ना है। पहली सभी पढ़ते हैं, दूसरी भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर ऊर्जा के वही परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत जो भारत में है, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, प्रमुख चक्रवात, ठीक है ना, ये आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट 2020 से पहले जो हुआ करता था, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पर जोड़ दिया है। और साथ में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय प्रवास वगैरह, ये कुछ नई चीज यहाँ पर ऐड कर दी जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा ज्योग्राफी में। 5th यूनिट की बात करें, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यहां पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके जो 3 चैप्टर हैं वो एमपी के संदर्भ में रहे हैं। ठीक है, बाकी के 6 चैप्टर जो हैं वो भारत के संदर्भ में हैं, जिसमें से 5 चैप्टर हैं आपके इंडियन पॉलिटी वाले हैं, और एक आपका कौन सा है जो 10वीं यूनिट हुआ करती थी उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। संविधान सभा, पहले इसमें हम पढ़ते थे भैया 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, और इनके संदर्भ में थोड़ा बहुत पुराना भी हम पढ़ लेते थे कि भारत का जो संविधान बना है कौन कौन से कानूनों का उस पर प्रभाव रहा है, पुराने हम पढ़ते रहते थे। ठीक है, अब वो सब इन्होंने स्पेशली हटा दिए हैं, और सीधी बात है आपको जो स्टार्ट करना है वो करना है संविधान सभा से, कि भारत की संविधान सभा का विचार कब आया, ठीक है, फिर इसको जो है प्रारूप में कैसे लेके आए, फिर कैसे कैसे संविधान सभा बनी, कितनी बैठक हुई, ठीक है, कौन कौन का किस किस समिति का अध्यक्ष रहा, ये सारी डिटेल आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, जो न्याय व्यवस्था है, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कुल मिला के जो पॉलिटी पूरी पूरी पढ़ते हो वो सब पढ़ना है। और इसमें एक चैप्टर कौन सा है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संवैधिक आयोग एवं संस्थाएं, वही जो मैं आपको बोल रहा था
कि कुल मिलाकर आयोग आपको पढ़ना है। 6th यूनिट की बात करें तो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में टोटल मैंने बोला था 9 चैप्टर हैं 6 यूनिट में, जिसमें से 6 चैप्टर आपके इकोनॉमी को समर्पित हैं एमपी के, और 3 चैप्टर आपकी इंडियन इकोनॉमी को समर्पित हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, जिसमें कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को जोड़ा है। वित्तीय संस्थान वही आप जो बैंकिंग पढ़ते थे, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थान था, ठीक है, सेबी, वाणिज्यिक बैंक और ये सब चीजों को पढ़ेंगे। और भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, इसमें स्पेशली जोड़ दिया है विदेशी व्यापार की नीतियां। पहले हम फॉरेन ट्रेड जरूर पढ़ते थे, पर G20 सार्क और एशियन जो है उसको हम यहाँ पर स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। 7th यूनिट आपकी वही है विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें से 6 विज्ञान के पृष्ठ मतलब वो है चैप्टर हैं, 2 आपके पर्यावरण के चैप्टर हैं और 2 आपके स्वास्थ्य के चैप्टर हैं। ये पुराने ही सब कुछ है, ठीक है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं, प्रारंभ विज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, ठीक है, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, मानव शरीर की जो संरचना है उसके बारे में, पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण वगैरह के बारे में। कुपोषण शब्द नया जोड़ा है, हालांकि हम पोषण आहार जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते ही थे, लेकिन फिर भी यहाँ स्पेशली हाईलाइट कर दिया है कुपोषण को, ठीक है। इसके अलावा अनुवांशिकी रोग, इसको भी नया जोड़ा है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, उसके संबंध में क्या क्या चलाए गए, ठीक है। साथ में क्या है स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, ठीक है। इसके अलावा उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचकांक जो है उसके बारे में, ये सारी चीजें आपको पढ़ना रहेगा। सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता जो है जो हम पर्यावरण में जनरली पढ़ते हैं, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, एवं उसका प्रबंधन, वही आपका मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी रहेंगी जो पहले भी हम पढ़ते आए हैं। समसामयिक की घटनाएं यहाँ पढ़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी के लेवल पे। और यूनिट 9 बोलती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। पहले था 19 के बाद 20 में जो है इसको हाईलाइट नहीं किया था, पर जाहिर सी बात है जब कंप्यूटर पढ़ोगे तो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स भी हुआ करता था, उसको हटा दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि पुराना वही का वो है, बस कुछ चीजों को चेंज किया है, ठीक है। ई कॉमर्स को हटा दिया है, ठीक है ना, और कुछ चीजें जोड़ दी हैं बस। अब बात करते हैं भाई, ये तो आपको हो गया सिलेबस, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एमपी में अच्छा है। मैं बता दूं, लेक्चर देख रहे हो, ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, ये पीपीटी जो आपकी है वो ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपका सिलेबस आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल के भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो लेक्चर आप देख रहे हो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो हमारा हो गया भैया, क्या हो गया कि जो बेसिक आपके पास रखा हुआ है सिलेबस वो आपने देखा। इसमें हमने क्या देखा, एमपी को अलग कर दिया, अदर सब्जेक्ट को अलग कर दिया, और हमने बता दिया कि एमपी से कितना पढ़ना रहेगा, अदर सब्जेक्ट से कितना पढ़ना रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं परिवर्तन की, यानी कि जो 2023 तक जो था और अब जो 2024 से लागू हुआ, ठीक है, उसमें बेसिक क्या चेंज किया है, यानी कि कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है ना, ये जोड़ी गई हैं, और कौन सी चीजें घटाई गई हैं, माइनस की गई, ठीक है। तो इस तरफ उन चीजों को रखा है मैंने जो हटा दी गई हैं, इस तरफ उन चीजों को रखा है मैंने जो जोड़ दी गई हैं। ये कंपैरिजन का आपको लाभ क्या होगा, जो बच्चे कंफ्यूज थे कि ज्यादा जोड़ा ज्यादा घटाया बराबर रखा, तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने जो आपका मतलब कोर्स था आपका, उसके कंपैरेटिवली नया जो आपका सिलेबस बना है उसमें क्या चीजें ज्यादा जोड़ी हैं, ज्यादा घटाई हैं, जैसा भी आपको कंपैरिजन करना हो उसको समझने में आसानी आपको हो जाएगी, ठीक है। एक एक यूनिट को हाईलाइट किया, 10 के 10 यूनिट के बारे में मैंने बता दिया। फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी, भारत के इतिहास। भारत के इतिहास के संदर्भ बात करें, ठीक है ना, ये पुराना कोर्स के संबंध में बात करते हैं कि 2023 तक क्या था और 2024 में क्या है। तो इसमें आप देखोगे कि एक नई चीज जोड़ दी है। तो भारतीय इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ा है, संकल्पना विचार वाला, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है ना, जिसमें कि आपके सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। वर्णाश्रम, तीर्थंकर वगैरह सब चीजें ये जोड़ा गया है। लेकिन हटाया कुछ है, तो यहां पर आंसर है कि नहीं भैया, यहां कुछ हटाया नहीं गया है। फिर सेकेंड यूनिट की बात करें, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसमें कुछ जोड़ा गया है। तो हाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे वहां सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल जोड़ दिए गए हैं, याद रखना। पहले भी ये था, लेकिन उसमें केवल धार्मिक और पर्यटन स्थल हुआ करते थे। अब उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, क्या कर दिया है, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थल। हालांकि पढ़ने वाला बच्चा ये भी पढ़ ही लेता था,
लेकिन फिर भी स्पेशल हाईलाइट किया तो मेरा लिखना बनता है। साथ में मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, जाहिर सी बात है ये भी हम पढ़ते ही थे, लेकिन ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ करता था, पुराने सिलेबस में कहीं भी हाईलाइट नहीं था, लेकिन यहाँ स्पेशली हाईलाइट कर दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में कुछ हटाया है तो आंसर है नहीं साहब, कुछ भी नहीं हटाया, केवल जोड़ा ही है। तीसरी यूनिट की बात करें, तीसरी यूनिट है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब बात करेंगे कुछ जोड़ा है कुछ घटाया, तो कुछ जोड़ा है। क्या जोड़ा है? एक चैप्टर जोड़ा है जलवायु घटना, जिसमें अल नीनो ला नीनो हम पढ़ते थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ के थोड़ा बहुत भारत से उसका कंपेयर कर लेते थे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब स्पेशली आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रभाव कहीं भी हो उसका भारत में क्या प्रभाव आएगा, इसको आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पढ़ ही लेंगे। फिर भारत में प्राकृतिक खतरे आपदाएं, भारत में प्रमुख जो चक्रवात वगैरह आते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सर हम तो पहले ही पढ़ते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि वैसे भी पढ़ते हैं, वितरण पढ़ लेते थे, घनत्व पढ़ लेते थे, लेकिन जो ग्रामीण और नगरीय प्रवास जो है उसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा छोड़ देते थे या नहीं पढ़ते थे, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये नया चैप्टर एक तरीके से देखने को मिला है, ठीक है। इसमें भी खासकर ग्रामीण और नगरीय जो प्रवास क्षेत्र हैं उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो तीसरी यूनिट से कुछ हटाया तो आंसर मिलता है हाँ। पहले आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्स्ट्रा था जो आपको पढ़ना पड़ता था, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी अब आपका हट गया है, यानी कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ यूनिट क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। ये तो भारत का भूगोल था, हट गया, विश्व भूगोल भी हट गया। अब फोर्थ आती मध्य प्रदेश का भूगोल, कुछ हटाया कुछ जोड़ा। हाँ, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व पढ़ते हैं, पर नगरीकरण लगभग बच्चे नहीं पढ़ते थे, स्पेशली हाईलाइट कर दिया है। तो आपको जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और साथ में आपको नगरीकरण भी आपको जो है पढ़ना होगा। कुछ हटाया है हाँ, मध्य प्रदेश में परिवहन वाला जो चैप्टर था जो हाईलाइट था वो अब हटा दिया है, इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा फिर भी पढ़ लेगा। अब बोलोगे कि सब हटा दिया तो क्यों पढ़ना, ठीक है, उस बेस पर नहीं पूछेगा प्रश्न, पर करंट के संबंध में पूछ सकता है ना भाई। सबसे जो अभी फिलहाल में जो रोड बन रहे हैं या जो रोड के नाम चेंज हो रहे हैं, जो आपके जो सुपर हाईवे बन रहे हैं, ठीक है ना, या आपके जो नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में जिनके नाम परिवर्तन हो गए, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा? आपकी समसामयिक घटनाओं ऐड हो जाएगा करंट में। तो करंट के संबंध में तो यहाँ से प्रश्न पूछ ही सकता है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लेंगे इसको भी, ठीक है। भले ही हटाने में हमने डाला है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी होगा। जब इतना कुछ पढ़ रहा है तो इतना भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। फिफ्थ यूनिट है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करेंगे। इसमें कुछ जोड़ा कुछ हटाया, तो हाँ भैया, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक, यानी कि जो आपका आयोग वाला जो 10वीं यूनिट थी, ठीक है, मैंने यहाँ जोड़ा है क्यों? क्योंकि उसको इस चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है, हटाया नहीं है, उसको इस चैप्टर में डाल दिया, 10वीं यूनिट को पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। और मध्य प्रदेश में सुशासन जो अभिशासन है, यानी कि भैया जो मध्य प्रदेश में किस प्रकार शासन चलाया जाता है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, वो यहाँ पर नया जोड़ा है। कुछ हटाया है तो हाँ, जब हम पॉलिटी पढ़ते थे तो उसमें हम ये पढ़ते थे भारत शासन अधिनियम 1919-1935, यानी कि भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान का इतिहास, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से वो कानून थे जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, जिनका कुछ ना कुछ, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका प्रभाव भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। तो ये हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें उन्होंने हटा दी हैं। उन्होंने क्या बोला कि इतिहास छोड़ो, भारतीय संविधान जो सभा हुई है उस सभा से लेके जो भारतीय संविधान बना और उसमें जो अभी तक जो संशोधन हुए हैं वो सारे संशोधन तक आप पढ़ा के खत्म कर दो, ठीक है, हम कर देंगे। 6th यूनिट की बात करें, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अर्थव्यवस्था में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो बेसिक रट्टा मार ज्ञान हुआ करता था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई है और विजनरी आपको नॉलेज की बात रखी गई है, ठीक है। क्या क्या जुड़ा है? पुरानी जो आपका सिलेबस है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो कुछ हटाया है, तो जो पुराने सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो नए सिलेबस में कुछ भी हटाया नहीं है, हटाया कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो नया जोड़ा है। क्या जोड़ा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति नई है, जाहिर सी बात है, पहले ये नहीं पढ़ते थे। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, ठीक है। इसके अलावा भैया MSME जो था एवं अधोसंरचना का जो विकास है, नया जुड़ा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये आपको विजन करना पड़ेगा। एक जिला एक उत्पाद जो अभी नया आया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, ये भी नया जोड़ा है। और भारत की विदेशी व्यापार की नीति एवं G20, सार्क, एशियान, ये सब चीजें थोड़ी सी नई जोड़ दी हैं। ये हम करंट के संदर्भ में इकोनॉमी में जरूर पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन अब स्पेशली हाईलाइट ही कर दिया है। तो हटाया कुछ नहीं है, इसको MP के संदर्भ में जोड़ दिया है।
फिर 7th यूनिट की बात करें तो विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इसमें क्या है, अनुवांशिकी रोग, ये नया जोड़ दिया है। सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, एसडीजी जो है ये भी नया जुड़ा है। हटाए क्या है, कृषि उत्पाद की जो तकनीक पुराने सिलेबस में थी वो अब यहाँ पे हटा दी, और जो खाद्य प्रसंस्करण वाला था, फूड प्रोसेसिंग वाला चैप्टर था, वो यहाँ पर 7th यूनिट में क्या कर दिया, हटा दिया है। 8th यूनिट की बात करें, पहले इसमें भैया जी के पूरा पूछते थे, ठीक है ना, यानी कि जनरल नॉलेज, लूसेंट भी पढ़वा लेते थे, और जनरल अवेयरनेस की जो नई नई बुक्स आती थी वो भी पढ़वा लेते थे। अब इन्होंने बोला कि आप केवल जनरल अवेयरनेस पढ़ लो, ठीक है, जीके वाला पोर्शन आप रहने दो, ना पढ़ो। हाँ, लेकिन अगर कोई करंट की घटना हुई है किसी जीके के संबंध में तो वो जीके थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना, स्टेडियम के बारे में कुछ अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना। बाकी जनरल अवेयरनेस की ही बात यहाँ पर रखी गई है। 9th यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर जो है पहले हाईलाइट नहीं था, बेसिकली हम खुद से पढ़ते थे, हाईलाइट नहीं किया गया था, वो अब हाईलाइट कर दिया है कि भैया पढ़ लो। हाँ, 9th यूनिट जब हम पढ़ते थे साइंस एंड टेक वाला, आईटीसी वाला जो चैप्टर पढ़ते थे, उसमें हम एक पढ़ते थे ई कॉमर्स, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, लास्ट पेपर में क्वेश्चन था भी ई कॉमर्स का, वो ई कॉमर्स यहां से पूरी तरह से हटा दिया है, हाईलाइट नहीं किया है। 10th यूनिट पूरी की पूरी नई है, ठीक है, एमपी में हम इसको पढ़ते थे पर इतना साइड डिटेल नहीं पढ़ते थे जितना डिटेल में 10th यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। 10वीं यूनिट पूरी नई है, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि नया सिलेबस क्या है, पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में नए सिलेबस में क्या परिवर्तन किए, कितनी चीजें जोड़ी गई, कितनी चीजें घटाई गई, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया नए सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। जाहिर सी बात है, देखने से साफ क्लियर हो रहा है कि नए सिलेबस में चीजों को जोड़ा गया है, घटाया बहुत कम गया है, नया जोड़ा गया है। कंपैरिजन जो बच्चे पूछते हैं कि सर एमपी वर्सेस अदर सब्जेक्ट में कितने पूछे जाएंगे, तो जब इसको पूरा कंपेयर करोगे, चैप्टर वाइज अगर आप कंपेयर करोगे, मैं विश्वास करता हूं आयोग के चैप्टर्स पर कि जो चैप्टर्स दिए हैं, ठीक है, यूनिट हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से अगर वो नंबरिंग करेगा तो लगभग 45% आपके एमपी के चैप्टर्स हैं, लगभग 50% अदर सब्जेक्ट के चैप्टर हैं। यानी कि बनता यह है कि 100 क्वेश्चन में से लगभग 40 से लेके 50 क्वेश्चन एमपी से पूछे जाएं, 40 प्लस, ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि 45 से 50 क्वेश्चन आपके एमपी के पूछे जाएंगे, और लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो हैं आपके कहां से, आपके अदर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यानी कि भाई जो स्टूडेंट्स का सपना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेकर बात करते थे कि एमपी में कम से कम, एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश से आधे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एमपी के संदर्भ में आधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। बाकी रणनीतियां क्या रहेंगी, कौन से विषय को लेके, देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ अपना कट ऑफ लाना है, और हम अपना कट ऑफ लेके चलते हैं कि 95 प्लस आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो, और इससे कॉन्फिडेंस मेंस तक आपको जो है पॉजिटिव वेव्स देता है। तो इसके लिए हर विषय जब पढ़ेंगे तो उस विषय की शुरुआत में उसकी एक सटीक रणनीति बनाएंगे कि जो भी विषय उठाएंगे, जो यूनिट हम पढ़ेंगे, उस यूनिट में हमें कौन सी चीज़ों पर कितना ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को लाइटली लेना है, किन चीज़ों के एकदम गहन अध्ययन करना है, किन चीज़ों के बस थोड़े बहुत पॉइंट रखने हैं। ये जो रणनीति रहेगी, विषयवार रणनीति रहेगी, ये रणनीति मैं आपको बताता जाऊंगा जब मैं अपना सब्जेक्ट को ही पढ़ाऊंगा। तो सब्जेक्ट का जो पहला लेक्चर होगा, उस पहले लेक्चर में सारी रणनीति आपको समझा दूंगा कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों पर आपको डिटेल में ज्ञान चाहिए, किन चीज़ों को थोड़ा लाइटली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी आपको जानकारी जो रहेगी, रणनीति जो रहेगी, वो आपको विषयवार में आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ये आपका सिलेबस वाला जो पार्ट है ये आपको देखना है, समझना है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। साथ में अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें, ठीक है, बड़ी मेहनत से काम किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि भैया इसका रिजल्ट हमें मिले, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। जो कन्फ्यूज़ बच्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है सिलेबस को लेके, वो दूर हों और सबको इसका लाभ मिले। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, सब सिलेक्शन ले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।